जय श्री राम। भाजपा जैसे संगठन से जुड़ी हुई हूँ। देश का बहुत बड़ा संगठन है और सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन विश्व का ये माना जाता है। इससे जुड़ना बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जो कि अपने पदाधिकारी इस तरह चुनता है जो कि किसी सिफारिश के मोहताज नहीं होते। उनके कार्य देखता है, उनकी व्यवस्था देखता है, वो कितना काम कर सकते हैं, किस तरह पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बना सकते हैं, उनको देखता है। किसी की सिफारिश पर अगर किसी को चॉइस किया जाता है, चुना जाता है, तो उस पार्टी का, उस संगठन का हश्र क्या होता है, ये हमने कांग्रेस को अभी देख ही लिया है। तो इतने सम्मानित संगठन से जुड़ना, उसका सहारा बनना, उसके अध्यक्ष मोदी जी की नीतियों को समर्थन देना, लोगों को जोड़ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जो भी ऑनलाइन है, आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और देश के साथ जुड़ा हुआ है। देश के विकास के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है और एक थ्रेट टू द नेशन आ रही है। यानी कि देश के लिए एक चुनौती आ रही है, देश के ऊपर एक छाया सी आ रही है जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। तो वो जो मेरे को जब अंदाज़ा हुआ, तो इसलिए मैंने बात करने की शुरुआत करी। राम चौधरी जी, जय श्री राम जी। राम चौधरी जी, आपका स्वागत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सभी भाजपा से जुड़ जाइए या बीजेपी से जुड़ जाइए। जिसको जो संगठन पसंद है, बस समर्पित भाव से उससे जुड़िए और वो संगठन देश के हित में सोचे, देश के अच्छा करे। और बस यही है, हम सब देश के हित के लिए सोचते हैं, राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन भाजपा मुझे एक ऐसा संगठन लगा जो कि सच में सबसे छोटे व्यक्ति से जुड़ता है, पंक्ति में खड़े आदमी आखिरी व्यक्ति तक उसकी पहुंच है। और बस माँ भारती हमें सब कुछ देती है, माँ भारती को लौटाने की जो भावना है वो मुझे भाजपा में नज़र आई। कार्यकर्ताओं को हौसला देता है, जो भी संगठन से जुड़ते हैं उनका हौसला बढ़ाता है और किसी की सिफारिश से ये किसी को पदाधिकारी नहीं बनाता। उसकी कार्यभार सहन करने की क्षमता, उसकी नेतृत्व का गुण, ये सब देखता है। ये बहुत ज़्यादा सराहनीय हैं जो भाजपा में हैं, इसीलिए मैं मोदी जी के साथ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, प्लीज़ जुड़ जाइए। ये उस टॉपिक, यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बेरूत में बम ब्लास्ट हुए हैं, राम मंदिर बना है। क्या इन सब का आपस में कुछ तारतम्य है हमारे सेक्युलरिज्म से, हमारे देश से, हमारी अर्थव्यवस्था से? क्या यूपीएससी का रिजल्ट थ्रेट टू द नेशन की ओर कोई इशारा तो नहीं कर रहा? क्या हमारे देश के लिए इससे कोई क्षति तो नहीं हो सकती? कुछ ऐसे तथ्य मेरे निगाह में आए हैं जिसकी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपकी भी समझ में आए, अगर आप मेरी बातों से, मेरे विचारों से सहमत हों, तो ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा। जो भी ऑनलाइन है, मैं सबको इनवाइट भेज देती हूँ ताकि सभी जुड़ जाएं। और आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इनवाइट भेजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है और यूपीएससी के रिज़ल्ट में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला है कि सिर्फ इंटरव्यू और नॉलेज के हिसाब से नियुक्तियां की गई हैं, पोस्टें दी जाएंगी, आईएएस बनाए जाएंगे, रेवेन्यू में भेजा जाएगा, आईएफएस में भेजा जाएगा उन लोगों को भी जो कि शायद देश हित में नहीं सोचते। उनका पता कैसे लगे, कैसे पता लगाया जाए कि वह व्यक्ति देश के विरुद्ध है, देश हित में काम नहीं करेगा, और जिन्हें हम इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं, गद्दियां दे रहे हैं, जिन्हें हम इतने ऊंचे पद पर बिठा रहे हैं, जिसके ऊपर भारत का भविष्य निर्भर करता है, क्या वे उसके लायक हैं? क्या हम अपने देश से अनजाने में कोई गद्दारी तो नहीं कर रहे? क्या ये हमारे देश के लिए आघात तो नहीं होगा? बेरूत में जो हुआ, क्या वैसा हमारे देश में भी हो सकता है? बेरूत में जो हुआ वो क्यों हुआ? क्या उसका अगला निशाना हमारा देश भी हो सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? यही आज का टॉपिक रहेगा। बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके लिए सिर्फ हमारी समझदारी थोड़ी सी काम आएगी।
अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो, सहमत हो, तो ज़रूर, मैंने सबको इनवाइट तो भेज दिया है, जो भी ऑनलाइन है प्लीज़ आ जाइए। सीमा खोरवाल जी जय श्री राम जी, राजेश सिंह जी जय श्री राम जी, करण भाई मोहिवारा जी जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है। लता सोड़ी मेरी प्यारी बहन, आपका भी स्वागत है। कृष्ण कुमार जी, पुलकित केसरा जी, प्रिया राजदान जी जय श्री राम जी। तो बात शुरू करते हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आया है। यूपीएससी का रिजल्ट इस हिसाब से आता है, पहले तो रिटन टेस्ट होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो बच्चे पास हो जाते हैं इन दोनों में उनको रैंक दी जाती हैं। उन रैंकों के हिसाब से आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफसी या रिवेन्यू में इनकी पोस्टिंग की जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन यूपीएससी में एक नादिया बेग नाम की एक महिला का, एक लड़की का नाम सिलेक्ट हुआ है। 350वीं रैंक आई है उसकी। नादिया बेग एक ऐसी महिला हैं जो कि कट्टर इस्लामिक हैं, जो कि कट्टर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान उनके खून में बसता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके ट्विटर अकाउंट पर देखे जा सकते हैं। इमरान की समर्थक हैं और हाशिम बेग की, बहुत सारे ऐसे जो हमारे विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं, उनकी वो कट्टर समर्थक रही हैं। मोदी जी की उन्होंने हमेशा उनको डेमोक्रेटिक किलर का नाम दिया है। उन्होंने हमारे देश की नीतियों को हमेशा मुस्लिमों के विरुद्ध पाया है और वो हमेशा से ही पाकिस्तान भारत के अंदर मिल जाए या हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाए, इसकी समर्थक रही हैं। 350वीं अगर उनकी रैंक आई है तो उनको आईएएस में तो नहीं होगा उनका सिलेक्शन, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन आईएफएस में हो गया, मतलब फॉरेन अफेयर्स में हो गया, तो विदेश नीति के तहत वो क्या कर सकती हैं, क्या करेंगी? क्या भारत की जो साख हमारी विदेशों में बनी है, वो सारी साख इस तरह की महिला ख़राब नहीं कर देंगी अगर उनका सिलेक्शन फॉरेन सर्विसेज में हो जाएगा? इस तरह की बहुत सारी बातें आपके भी दिमाग में आएंगी, क्योंकि यूपीएससी में एग्ज़ाम्स में रैंक के हिसाब से उनको पदवियां दी जाती हैं। जो भी पदवियां दी जाएंगी उनकी रैंक के हिसाब से दी जाएंगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो देश प्रेमी हैं या देश के गद्दार हैं। उसको कैसे टटोला जाए, कैसे निकाला जाए, इस बात की चर्चा हम लोगों को आपस में करनी पड़ेगी। इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और अगर उनकी रेवेन्यू सर्विसेज में उनकी पोस्टिंग हो जाती है, रेवेन्यू सर्विसेज में उनकी पोस्टिंग होने के बाद इस बात की क्या गारंटी है जो भारत के जो फंड्स हैं, जो भारत का पैसा है, आईएस में नहीं जाएगा? ज़रूर जाएगा, क्योंकि जब वो पाकिस्तान की समर्थक हैं, वो हिंदुस्तान विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, डेमोक्रेटिक किलर बोलती हैं जब वो मोदी जी को। ट्विटर पर उनके ढेर सारे इस तरह के ट्वीट्स थे जो कि अब वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया गया। और ये तो मैंने सिर्फ एक नादिया बेग का नाम लिया है, ऐसी पता नहीं कितनी नादिया बेग होंगे जिनका नाम यूपीएससी में अच्छी रैंक पर आया होगा और जिनकी आईएफएस में या फिर आईएएस में या फिर आईपीएस के रूप में या फिर रेवेन्यू में, फॉरेन सर्विसेज में कहीं ना कहीं उनकी पोस्टिंग हो जाएगी और ये देश के लिए गद्दारी होगी। ये थ्रेट टू द नेशन होगा, हमारे देश के लिए एक थ्रेट होगा। तो ये इसको हम कैसे रोक सकते हैं? क्या हमारी सरकार में, देखिए, माइनॉरिटी कोटे से 350वीं रैंक में माइनॉरिटी कोटे से उनका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। आईआरएस में भी हो सकता है और आईएफएस में भी हो सकता है, फॉरेन सर्विसेज में भी, क्योंकि माइनॉरिटी कोटा हमारे देश में ये यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी चलता है। और इस कोटे की वजह से हम लोगों ने ना सिर्फ अच्छी प्रतिभाओं से अपने आप को वंचित किया, अपने देश को वंचित किया है, सारी अच्छी प्रतिभाएं माइनॉरिटी कोटे की वजह से पीछे रह जाती हैं। और माइनॉरिटी कोटे में देशभक्त के अलावा देश के गद्दार भी जुड़ जाते हैं, जो कि हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। सब कहते हैं ना 70 साल हो गए, क्यों नहीं हो रहा देश का विकास? क्यों देश पिछड़ा हुआ है? हमारे बाद, हमारे 20-20 साल बाद, 30-30 साल बाद जो देश आज़ाद हुए, वो विकास के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेरूत में अभी बम ब्लास्ट हुए, आप सभी ने सुना होगा, सारी जगह उसकी गूंज आई है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। बेरूत 1970 तक एक ऐसा जगह हुआ करती थी, एक ऐसी सिटी हुआ करती थी जहां पर जाना हर एक के लिए गौरव की बात होती थी। सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास, सबसे ज़्यादा सोना
बेरूत में था। बेरूत का जो रुपया था वो डॉलर और ये तो आपके किसी भी करेंसी से, यूरो से, हर करेंसी से ज़्यादा मोटा हुआ करता था। ज़्यादा पैसा बेरूत की करेंसी को मिलता था, अगर उसकी एवज में अगर आप कोई भी करेंसी को कन्वर्ट करें। लेकिन क्या हुआ, बेरूत में पहले हमारी तरह का, हमारे जैसे हमारे देश में है सर्वधर्म का, इस तरह का चलता था कि सब लोगों को बराबर का मान्यता दी जाती थी। लेकिन ईरान में जब 1975 में क्रांति हुई और 1978 में उसको इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया, तो बेरूत में भी, लेबनान में भी ये मांग होने लग गई कि हमको भी शरिया, यहाँ पर शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, शरिया चाहिए। इसमें खूब मारकाट हुई, खूब दंगे हुए, खूब फसाद हुए। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से यहाँ पर एक इस तरह का डेमोक्रेटिक डाइवर्जन कर दिया गया कि बेरूत शहर में, लेबनान में, पूरे लेबनान में 2 भागों में लोगों को बांट दिया गया। एक तो मुस्लिम थे और दूसरे क्रिश्चियन थे या दूसरे धर्म के लोग थे, उनको अलग अलग डाइवर्ट कर दिया गया। और ये पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही तरह का डेमोक्रेटिक विभाजन था। उसके बाद क्या हुआ, जब मुस्लिम भी 2 तरह के होते हैं, शिया और सुन्नी, इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन बना, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली आतंकवादी संगठन है, वो वहीं बना था बेरूत में, जो कि शिया लोगों ने बनाया था, शिया मुसलमानों ने बनाया था। उन लोगों ने क्या करा, सुन्नी लोगों को मार मार के, काट काट के वहाँ से या तो भगा दिया, अरब जाने पर विवश कर दिया, या जितने बचे थे उनको मार काट दिया। और उसके बाद इन लोगों ने अपनी उल्टी सीधी गतिविधियां वहाँ पर शुरू कर दी। और वहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट का 40,000 टन का, सुना है कि वहाँ पर उनका लिक्विड जो मिला है, जो उन्होंने स्टोर कर रखा था, वो इन्होंने इजराइल को ख़त्म करने के लिए रख रखा था। इजराइल एक ऐसा देश है जिसको जैसे ही अपने दुश्मनों की खबर मिलती है वो उसको नेस्तनाबूद कर देता है, उनको मार गिराता है। इजराइल को जैसे ही वो अमोनियम नाइट्रेट की खबर पहुंची, उसने वहाँ पर उसको वहीं बेरूत में ही वहाँ पर बम फोड़ दिया, उसको वहीं जला दिया। 70% बेरूत इस समय जल चुका है, 70%, यानी कि करीब करीब पूरा बेरूत ख़त्म हो चुका है। अरबों खरबों रुपए का, ना तो सिर्फ उसको रुपया पैसे का नुकसान हुआ है, बल्कि जान माल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ख़त्म हो गया पूरा बेरूत। किस लिए हुआ? आपसी झगड़े से हुआ। शिया, सुन्नी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इसी शरिया कानून लाओ, हिजबुल्लाह, ये सब हुआ ना। तो ये सब हुआ क्यों? क्योंकि 1960 में यहाँ पर 30% आबादी थी मुस्लिम की, जो कि 1972-75 आते आते 50% से ज़्यादा हो गई। और जब उनकी आबादी 50% से ज़्यादा हो गई तो वो वहाँ पर शरिया कानून लागू कराने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ लोग राजनीति में ऊंचे प्रशासनिक पदों पर आसीन करवा दिए थे। तो कानून उनके हिसाब से चलने लग गया और देश में शरिया कानून लागू हो गया। और विश्व का इतना बड़ा महान राज्य, महान देश लेबनान धरती पर आ गया, खाक में मिल गया। तो बड़े से बड़ा देश भी खाक में मिल सकता है और छोटे से छोटा देश भी आसमान की ऊंचाइयों को चूम सकता है, तरक्की कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी समझदारी, सख्ती और सही कानून बनाना, सरकार को दूरदर्शी बनना, ऊंची सोच रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से अगर चलेंगे तो कोई भी देश विकास, तरक्की कुछ नहीं कर सकता। जो हम चल रहे हैं ना, इतना थोड़ा बहुत भी सरक सरक कर ऐसे ऐसे चल रहे हैं और हम विकास की राह देख रहे हैं कि हमारे देश में विकास होगा, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी बात मानिए, मैं जो बोल रही हूँ उस बात में साक्ष्य है, मैंने उदाहरण दिए हैं, मैंने बहुत सारे देश देखे हैं, उनको करीब से उनकी राजनीति को देखा है, उनके अंदर झांक कर उनके सामाजिक, आर्थिक और इकोनॉमी देखी है उनकी, किस तरह वो छोटे से बड़े हुए हैं, किस तरह उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाकर वो धरती में समा गए, वो कहीं के नहीं रहे। मैंने ऐसे देश भी देखे हैं। अगर हमें देख सुनकर भी समझ नहीं आई और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
उन्होंने तो देश विदेश की इतनी सैर करी है, उन्होंने बहुत पास से बहुत नज़दीक से सभी देशों के साथ संबंध बनाए हैं, जोड़े हैं, रिश्ते बनाए हैं, भारत का मान बढ़ाया है। वो मान कहीं चकनाचूर ना हो जाए, मिट्टी में ना मिल जाए, हमारे प्रधानमंत्री के सारे सपने चूर चूर ना हो जाएं, उनकी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। इसके लिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि यूपीएससी के जो रिज़ल्ट आए हैं उसके हिसाब से अगर हम किसी की नियुक्ति कर रहे हैं माइनॉरिटी कोटे से या बिना कोटे से भी, तो उनमें देश प्रेम कितना है इसको गहराई से जांचा जाए, तलाशा जाए और तराशा जाए। उसके बाद ही उनकी नियुक्तियां की जाएं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप कह रहे होंगे ये वर्षा तो बोले जा रही है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ बोलने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं आपके कमेंट्स भी सुनना चाहती हूँ। मैं सुनना चाहती हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ या मेरी बातों में सिर्फ मेरी सोच ही दूसरी दिशा में जा रही है, क्या ये गलत भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे राय मांग रही हूँ, समझदारी वाली राय। एक बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप मेरे को कमेंट में अपनी राय देंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है मेरी सोच गलत ही हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ। अगर गलत हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये सही हुआ, अगर 0.00009% भी गलत हुआ तो हमारे देश के लिए बर्बादी का सूचक होगा, और वो बर्बादी बहुत जल्द दिखाई देगी, क्योंकि इंशाअल्लाह भारतवर्ष तेरे टुकड़े होंगे। इस तरह के नेता हमें नहीं चाहिए, इस तरह के ऑफिसर्स हमें नहीं चाहिए। अगर भारतीय विदेश नीति में इस तरह के ऑफिसर्स हमारे जाते हैं, आईएफएस में जाते हैं, रेवेन्यू में अगर हमारे लोग इस तरह के जाते हैं कि जो कि देशद्रोही हैं और वो देश का पैसा आईएसआईएस में डाल दें, तो हमारे देश का क्या होगा। विकास की राह में ज्योति जलाए बैठे हैं, हम दीपक जलाए बैठे हैं, हम अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं अपनी भारत माता के लिए, सब कुछ दांव पे लगा रखा है, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी अगर हमारे देश का नुकसान होता है, हमारे देश के कुछ देशद्रोही अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या होगा, सोच कर देखिए। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई जैसे मेरे दिमाग में ये बात आई। देवराज यूवी जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? करण भाई जी, जय श्री राम जी। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियस सा टॉपिक हो गया शायद, लेकिन कुछ मुद्दे अगर सीरियस हैं तो हम उनको हंसी में तो नहीं उड़ा सकते ना। सोचना चाहिए, हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी रगों में भी देश का खून बहता है, देश के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, देशभक्ति हमारी नसों में दौड़ रही है और भगवा हमको जान से प्यारा है, तो क्यों ना सोचें, ज़रूर सोचना चाहिए। ललित तिवारी जी, जय श्री राम जी। बलवंत सिंह जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? जय सिया राम जी, आपको भी राम मंदिर की ढेर सारी बधाई। भूपेंद्र कंसल जी, जय श्री राम जी। आप सभी को राम मंदिर की जो नींव रखी गई है उसकी ढेर सारी बधाई, बार बार बधाई, हर रोज़ बधाई, हर पल बधाई। खुशियां हैं, समा नहीं रही हैं दिल में, क्या करें, आप लोगों से तो शेयर करी जाएंगी ना, इसलिए मैं हर रोज़ करूँगी, बार बार करूँगी, जब भी मेरा मन करेगा करूँगी। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने आज उठाया है, आप लोगों से बात करने की कोशिश करी है, क्या आपको उसमें सच्चाई नज़र आती है? क्या उसमें आपको मेरी सोच में थोड़ा सा दम नज़र आता है? क्या आपको भी वही सोच, आपकी सोच भी वही सोच रही है जो मेरी सोच सोच रही है? सीमा खोरवाल जी कह रही हैं सरकार का सपोर्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा देश तो उन देशों की तरह हो जाएगा। उन देशों की तरह नहीं हो जाएगा सीमा जी, हमारा देश तबाह हो जाएगा, तबाह तबाह, समझ रहे हैं आप, तबाह हो जाएगा। अगर जो मैं सोच रही हूँ अगर सच में वैसा ही हो रहा है, अब तक भी पिछले साल भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे, उस साल भी इस तरह से माइनॉरिटी कोटे से भी बहुत सारे लोग गए, आईएएस में भी गए, आईपीएस में भी गए, आईएफएस में गए और रेवेन्यू सर्विसेज में भी गए। हर साल जाते हैं, इस साल भी जाएंगे। ये तो नादिया बेग का केस मेरे सामने आ गया तो इतनी खबर मेरे दिमाग में आई और मैंने वो खोल दी आप लोगों के सामने। इस तरह की पता नहीं कितनी नादिया बेग कितने सालों से हमारे देश में शासन कर रही हैं, हमारी विदेश नीति का अंग बनकर विदेशों में हमारा देश का नाम खराब कर रही हैं, हमारे रेवेन्यू सर्विसेज का एक हिस्सा बनकर हमारे देश का रेवेन्यू
आतंकवादियों के नाम कर रही हैं। और ऐसा आगे ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा। और सिर्फ सरकार के भरोसे हम ये नहीं चल सकते कि सरकार चाहेगी तो ही होगा, सरकार के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम विरुद्ध नहीं जा रहे, हम सरकार को इसमें भी सपोर्ट ही कर रहे हैं। और हम लोगों से ही सरकार बनती है, ये मत भूलिएगा। हम हैं तो सरकार है, हमने ही सरकार बनाई है। और ये भी मत भूलिए कि मोदी जी हम सब के मन की बात जब सुनते हैं तो बड़े चाव से सुनते हैं, और ये बात सिर्फ मोदी जी तक पहुंचाने की देर है। आवाज़ में अगर दम होगा, आप सबकी आवाज़ इस आवाज़ से मिल जाएगी, इसको आप शेयर करेंगे दूर दूर तक, तो ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी जहां तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये आवाज़ वहां तक पहुंचनी चाहिए तो ज़रूर पहुंचाइएगा। देश के ऊपर आपकी मेहरबानी होगी, आपके कर्तव्य का पालन होगा। देश प्रेम आपका कर्तव्य है। इस देश के आपके ऊपर बहुत बड़े कर्जे हैं जो चुकाने हैं। बलवंत सिंह जी कह रहे हैं जय जय सिया राम। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बलवंत सिंह जी। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है तो आप भी अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और मेरी आवाज़ भी उन कानों तक पहुंचाइए जहां तक पहुंचनी चाहिए। आप सभी बोलेंगे तो ये आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। लेकिन अगर ये आवाज़ अकेली रह गई तो शायद हमारा देश तबाह हो जाए। इंद्रजीत भामरा जी, जय श्री राम जी। मेरी प्यारी सखी, कैसी हैं आप? पुष्करना जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने, आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, समझा और शायद अब इसको आगे भी ले जाएं, शायद इसको अपनी आवाज़ में भी आगे ले जाएं। शायद ये आवाज़ उन कानों तक पहुंच जाए जहां तक मैं पहुंचाना चाह रही हूं। शायद हमारे देश का भविष्य बिगड़ने से पहले सुरक्षित हो जाए। शायद पॉजिटिव सोच अच्छी होती है ना, और मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। पॉजिटिव सोचना भी चाहिए। कई बार अच्छी और पॉजिटिव सोच नेगेटिविटी को दूर कर देती है, बहा कर ले जाती है और पॉजिटिविटी को अंदर खींच लाती है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। बारिश का मौसम हो रहा है। कल रात को भी ऐसा हो रहा था कि बारिश आएगी आएगी आएगी, लेकिन नहीं आई। सो सैड। शायद आपके उधर आई हो। दिल्ली में कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि एक जगह पानी बरस रहा होता है, वर्षा आ रही होती है, और एक जगह वर्षा नहीं आती। हमारे यहाँ नहीं आई वर्षा। चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा वर्षा को। वर्षा को क्या पसंद है, क्या चढ़ाएंगे आप चढ़ावे में? इसी तरह हंसते खिलखिलाते बड़ी से बड़ी बातों को, बड़े से बड़े टॉपिक्स को, बहुत बड़ी सीरियसनेस को भी लाइट वे में सोचकर, दिमाग से, शांति से सोचकर हम बहुत बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन हमें अपनी सोच ऊंची रखनी होगी। हमें बहुत ध्यान से, और सबसे बड़ी बात, देश हित में सोचना होगा। देश से ऊपर कुछ नहीं, धरती माँ से ऊपर कुछ नहीं। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा धर्म है। देश भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। कृष्ण कुमार जी, जय श्री राम जी। और कौन है? बलवंत सिंह जी, जय श्री राम जी। प्रद्युमन चौधरी जी, जय श्री राम जी। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का नमन है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मेरी आवाज़ सुनने के लिए। और इस बात पर मनन जरूर कीजिएगा, चिंतन जरूर कीजिएगा। अगर समझ में आए, अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई नज़र आए, रणवीर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और अगर आपने शुरू का मिस कर दिया है जो भी आज का टॉपिक था, तो प्लीज़ ज़रूर इसको रिमाइंड करके देखिएगा। और अगर आपको सही लगे, अगर आपको लगे कि हमारे देश के हित में बोली वर्षा, और आप भी इस हित में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं, तो अपनी आवाज़ को, मेरी आवाज़ को उन कानों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जहां तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और अपने आप पर यकीन कीजिए। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनेंगे, सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, यहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी, हमारी बात के साथ कोई बात नहीं करेगा, कोई हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ऐसी सोच मत रखिए। कई बार एक छोटी सी आवाज़ भी अपनी जगह बना लेती है, गूंज जाती है।
उन कानों तक पहुंच जाती है जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। कम से कम हमें ये गम तो नहीं रहेगा कि हमारे मन में ये ख्याल आया और हमने किसी को आगाह नहीं किया, शायद हमारा देश बच जाता। हम ये तो नहीं सोचेंगे, रिग्रेशन तो नहीं होगी हमें अपने अंदर से, हमारे को अंदर से सोच ऐसी तो नहीं आएगी कि हमने ऐसा किया नहीं, कर लेते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। तो रिग्रेशन नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जितना आपसे हो सकता है ज़रूर कीजिएगा, इस बात को, इस आवाज़ को सही कानों तक, सही जगह तक ज़रूर पहुंचाइएगा। गंगा कौर मेरी प्यारी बहन, जय श्री राम जी। महेंद्र सैनी जी, जय श्री राम जी। रणवीर सिंह जी, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप? अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगी। कंसल जी देख रहे थे, मैं उनका पूरा नाम फिर से भूल जाती हूँ, अभी देखकर बताती हूँ। कंसल जी, भूपेंद्र कंसल जी, हाँ जी, भूपेंद्र कंसल जी। हिमालय परिवार एक एनजीओ है जिसके प्रधान हैं हमारे दिल्ली प्रदेश के भूपेंद्र कंसल जी। और हिमालय परिवार की तरफ से ये बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि राष्ट्र हित में है। इन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन बना रखा है जिसमें इनका मेन मकसद ये होता है कि हिमालय, हमारी जन्मभूमि, हमारा जो भारत है वो अखंड रहे, वो टूटे नहीं, उसके टुकड़े ना हों। और जो हमारी धरती, जो किसी दुश्मन देश ने, पड़ोसी देशों ने हथियार रखी है, उसे हम वापस हासिल करें। किस तरह हासिल करें, उसके लिए कोशिशें ये लगातार करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा संगठन है, बहुत नेक काम कर रहा है। और कैलाश मानसरोवर को वापस पाने की दौड़ में भी ये संगठन बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। हिमालय और कैलाश मानसरोवर, देखिए पानी भर के रखा था, कबूतर आए हैं, तो ज़रूर इस तरह पानी भर के रखिए। ये देखिए, ये कबूतर अभी उड़ के गए हैं। और मैंने ये पानी भरने का सिस्टम किस तरह कर रखा है, देखिए ये छत है, ऊपर छत है, तो छत से ये जो पाइप आती है, जो कि रेन वाटर होता है, पाइप से ये वापस मैं नीचे एक टंकी और एक टब लगा देती हूँ। जब टंकी भर जाती है, देखिए ये टंकी है, अब टंकी लगा दी है, पहले ये टब भर गया पूरा, और ये टंकी, बरसात के मौसम में ये ऊपर से बारिश का पानी आता है और ये टंकियाँ और टब में भर के रख देती हूँ। इस पानी से क्या होता है कि सारी सफाई धुलाई हो जाती है, पेड़ पौधों में पानी दिया जाता है, पक्षियों को पानी पीने को मिलता है और बहुत काम आता है ये पानी। रेन वाटर की हार्वेस्टिंग का सबसे आसान तरीका है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही सीधा, सस्ता, सरल उपाय है। छत से जो पाइप आती है, नाली आती है, उसके नीचे एक बड़ा सा टंकी और टब रख दीजिए। जब वो पानी भर जाए उसको यूज़ करिए, फिर दोबारा रख दीजिए। तो उस पानी को हम बिना खर्चा करे कलेक्ट भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल साफ़ पानी होता है वो। राजेश सिंह जी, जय श्री राम जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।